जी नहीं। ओके, सो कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। चल, तो सबसे पहली बात कि वेक्टर हमने क्लास 12th में पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 12th में वेक्टर? हाँ। हेलो, आपको रिस्पॉन्स देना होगा किसी ना किसी को। थोड़ा यस। बहुत पढ़ा हाँ भैया। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ा है। और कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर से पहले ये मुझे कोई बता सकता है कि वेक्टर की जरूरत हमें क्यों है, क्यों हम वेक्टर पढ़ें? सर ने बताया। आप लोगों में से क्योंकि किसी ने वेक्टर के साथ हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी। या क्या कह रहे थे आप? मैंने सुना नहीं आपको क्लियरली। वेक्टर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ, दोनों के साथ ले सकते हैं ना हम, इसलिए। हाँ, वेरी गुड। और किसी ने आप लोगों में से आइंस्टाइन की वो बुक पढ़ी है, एवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स? नहीं। अच्छा, आप लोग तो अभी फर्स्ट ईयर में है ना, तो एटलीस्ट एक बार आप लोगों को वो बुक पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा बुक है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी डिटेल में अच्छे से दिए गए हैं उसमें। ओके, सो वेक्टर्स बेसिकली हमें इसलिए पढ़ना होता है, सिंपल सा किसी ने जवाब दिया था कि हमारे पास डायरेक्शन होता है। हाँ, वेक्टर पढ़ने से हमारे पास क्या मिल जाता है? डायरेक्शन मिल जाता है। अच्छा, किस चीज का डायरेक्शन चाहिए हमें? सिंपल सा, जब हम फील्ड पढ़ते हैं ना, आप में से हो सकता है कोई फील्ड में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि कोई रिसर्च करना चाहता हो आगे चल के, तो वो अगर फील्ड में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफली फ्री फील्ड में के बारे में बताना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि फील्ड ही वो चीज है, जैसे कि अभी तक हम क्वांटम फील्ड्स के भी बारे में पढ़ते हैं, तो फील्ड को आपको सब चीज का ओरिजिन मान सकते हैं। पार्टिकल, मैटर, फोर्स, इस दुनिया में जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं, सब चीज कहाँ से स्टार्ट हुआ? फील्ड से स्टार्ट हुआ है। हो सकता है आप में से कोई आगे चल के रिसर्च करे फील्ड पे। तो बेसिकली जब हम फील्ड पढ़ते हैं ना, तो फील्ड हमारे पास दो टाइप का होता है। एक स्केलर फील्ड होता है और एक वेक्टर फील्ड होता है। स्केलर फील्ड सिंपल होता है, जैसे कि आपने 11th या 12th क्लास में इक्वी पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, राइट? हाँ। तो वो स्केलर होता है। और वेक्टर फील्ड, जैसे कि आपने मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है हम वहाँ वेक्टर्स का यूज करते थे। मैग्नेटिक फील्ड, और इस दुनिया में जिस चीज से सब कुछ बना है वो है क्वांटम फील्ड्स। आप लोगों में से कोई भी आदमी क्वांटम फील्ड के बारे में पढ़ेगा तो मुझे इन्फॉर्म करेगा आगे चल के, कभी ना कभी, एक दो साल बाद कभी भी मुझे इन्फॉर्म करेगा कि मैं क्वांटम फील्ड के बारे में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जो क्वांटम फील्ड्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो हमारा जो अभी मेन कंसर्न है वो है वेक्टर पढ़ना, वेक्टर के जनरल लॉज को पढ़ना, और वेक्टर कैलकुलस पढ़ना, जैसे कि वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर के बेसिक अलजेब्रा से, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर्स का अलजेब्रा होता है जैसे वेक्टर्स का एडिशन भी होता है
वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोगों में से कितने लोगों को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है पहले से? ये पढ़ा हुआ है भैया। हाँ पढ़ा सर, हुआ पढ़ा है। हुआ तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। आपको इसमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन A एंड B। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करें? कोई फाइंड आउट करेगा या फिर प्रोसेस बताएगा मुझे? भैया प्रोसेस बता सकता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे मेथड से और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा होता है, तो उससे हमें एक साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हम नहीं तो डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, बात मुझे बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा आसान है या डॉट प्रोडक्ट ज्यादा आसान है? कौन आसान लगता है आप लोगों को? डॉट ज्यादा आसान है डॉट ऑब्वियसली। प्रोडक्ट। बिल्कुल, डॉट ज्यादा आसान है। तो कभी भी अगर एंगल निकालने की बात आए लाइफ में, तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्योंकि बहुत आसान होता है, ये सिंपल हो जाएगा। 6 इंटू 12 आता है ना डॉट प्रोडक्ट सभी को, या फिर मैं दिखाई देता हूँ, अगर जिन लोगों को ना आता हो तो उनके लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोलते ही नहीं है। 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। आई का डॉट आई के साथ लेते हैं, जे का डॉट जे के साथ लेते हैं और के का डॉट के साथ लेते हैं। 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू माइनस 3 और प्लस माइनस 1 इंटू 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसे और जो आंसर होगा वो 4 होगा। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लगा देंगे हम। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और ये 4 आया हुआ है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या आया हुआ है? 4 आया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहां से हम निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहां से हम निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा निकालने पे? ये आएगा 3। मैग्नीट्यूड निकालने आता है सभी को? हाँ जी। हाँ जी। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे और यहाँ प्लग कर देंगे वैल्यूज को। ये हो जाएगा 3 इंटू 7 और कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/21 और थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/21। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग 11th 12th में बना करके खुश हो जाते थे। लेकिन ग्रेजुएशन के एग्जाम में पता है आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का तो रूल सभी को याद होगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर पहले से अगर आपको गिवन हो, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर गिवन हो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का हमारे पास सिंपल सा तरीका है। हम यहाँ एक मैट्रिसेस बनाते हैं i j k को, ठीक है। मैट्रिसेस तो आई थिंक सबको ही सॉल्व करना आता होगा। यहाँ a1 a2 a3 लिखते हैं और यहाँ b1 b2 और b3 लिखते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा a क्रॉस b आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्लियर है अगर आप लोगों को। तो इसमें जो नेक्स्ट अलजेब्रा में चीज आता है वो आता है प्रोजेक्शन निकालना।
ऐसे क्वेश्चंस काफी बार हमारे बीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए बी वेक्टर पे, या फिर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए ए वेक्टर पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अच्छा, सब किसी को आई कैप ए कैप का मतलब पता है? ए कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। हाँ, वेरी गुड। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए निकालते कैसे हैं? जैसे कि ए वेक्टर ये दिया हुआ है आपको, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ए कैप निकालने के लिए ए वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ए कैप निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं बी वेक्टर पे, तो इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर के करस्पॉन्डिंग बी वेक्टर का कितना शेडिंग हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर भी निकाल सकते हैं और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब शेडो, पता है? जैसे अगर कोई ऐसे ऐसा हो ना, ऐसा सिचुएशन हो तो इसका कितना शेडो बन रहा है, ये शेडो है। किसका शेडो है? इसका शेडो है इस वेक्टर पे। ये प्रोजेक्शन का अगर आप सिग्निफिकेंस कहीं कोई जानना चाहे तो सिग्निफिकेंस ऐसा होता है। वैसे मैथमेटिकली तो ये निकालना काफी आसान होता है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है आपको, तो सिंपल से आपको करना होगा क्या कि ए वेक्टर डॉट बी कैप निकालना होगा, डॉट ये बी कैप डॉट बी कैप निकालना होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप निकालना होगा। वैसे ही अगर आपसे कोई कह दे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर निकालिए, तो हम क्या करेंगे? बी वेक्टर डॉट ए कैप कर देंगे। ठीक है। अगर हम मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूं इससे रिलेटेड, तो मैं कह सकता हूं अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर है बी वेक्टर 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 7 के कैप, और मैंने आपसे कह दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वी वेक्टर निकालिए। तो आप में से कोई बता सकता है हम कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? पहले वाले को। पहले वाले को। हाँ, वेरी गुड, पहले वाले को, क्योंकि हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इट विल बी सिंपली ए वेक्टर डॉट बी कैप, राइट। सो हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो बी कैप पता होना चाहिए। तो बी कैप यहाँ साइड में मैं निकाल लेता हूं। क्या होगा बी कैप? ये होगा सिंपली बी वेक्टर को डिवाइड कर देंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अच्छा, ये प्रोजेक्शन निकालने में काफी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। बी कैप हम अलग से निकाल के और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर कंफ्यूजन ही क्या रह जाएगा? नहीं। अच्छा, काफी लोग इसके फॉर्मूला अलग अलग तरीके से याद करते हैं कि बी कैप का एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देते हैं और फिर याद करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डिवाइड करना है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ये सब मत कीजिएगा, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और कुछ नहीं करेगा। आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि अगर प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर निकालना है तो हमें डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है बी कैप के डायरेक्शन में। मतलब जिस वेक्टर के ऊपर आपको प्रोजेक्शन लेना है उसका कैप रखना है। अगर ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना है तो ए कैप रखना है, और हमेशा हमेशा ए कैप और बी कैप अलग से निकाल करके और फिर डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा। यहाँ पे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो बी कैप निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड आप में से कोई करना चाहेगा, करेगा? बी कैप निकाल के बताइए आप में से कोई।
7 आई थिंक उसका डायरेक्शन ना- भी होगा कुछ। हाँ हेलो, कोई कुछ कह रहा था 7, उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, वो भी बता दीजिए। हेलो, फिर 4/9 आई कैप ओके, माइनस 4/9 जे कैप आई कैप प्लस 4/9 जे कैप, माइनस ओके, माइनस 4/9 जे कैप और प्लस 7/9 के कैप। प्लस 7/9 के कैप। वेरी गुड। अब हम इसे प्लग कर देंगे बी कैप के वैल्यू को इसमें। 4/9 आई कैप माइनस 4/9 जे कैप। आप में से सबको बी कैप निकालना तो क्लियर है ना, या फिर मैं निकाल के दिखा दूं कैसे निकालते हैं? कोई भी Clear कह है। दे कि क्लियर है। अगर किसी को भी क्लियर नहीं है तो बोल दे, अभी मैं दिखा देता हूं, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब क्लियर होगा। दो टाइप का क्लियर होता है, तो मुझे लगता है वो दूसरा टाइप वाला है, पहला तो नहीं है, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ, और ये सिंपली 4/9 इंटू 1 माइनस प्लस -2 इंटू -4/9 और प्लस 1 इंटू 7/9, और इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इट विल बिकम 19/9। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। थर्ड चीज आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। एक और हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं जैसे कि आपको दो वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर दे देगा और बी वेक्टर दे देगा, और पूछेगा कि बताइए ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, क्या है इसमें से? कभी आपको प्रूव करने के लिए दे देगा कि प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, या फिर प्रूव दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो सिंपल सा बात है, अगर परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस थीटा, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो यही थीटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर कभी प्रूफ करना हो दो वेक्टर को तो हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू 90 होता है, और हम बचपन से ये जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट बात है पैरेलल प्रूफ करना। पैरेलल अगर हमें कभी भी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करने के लिए मिल गया तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसमें आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और हम जानते ही हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो या थीटा इज इक्वल्स टू 180 हो, साइन का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो अगर पैरेलल प्रूफ करने के लिए दे दे तो हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, और अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए दे दे तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर इससे रिलेटेड। एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। एक और वेक्टर दिया हुआ है आपको 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और हमसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, नहीं इसमें कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कोई बताएगा हमें इसमें क्या करना चाहिए? आप में से कोई बताएगा हमें इसमें क्या करना चाहिए? We can find the cross product of A and B और फिर उसका यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। वी कैन फाइंड आउट A क्रॉस B और फिर उसका यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। A क्रॉस B को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B से। कोई करके आंसर बताएगा? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देता हूं, करके आंसर बताइए। A क्रॉस B निकालिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए और आंसर बताइए। अगर एक भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं तो प्लीज लेट मी नो, आई विल टेल यू। मैं आपको करके दिखा दूंगा। आया किसी का? आया किसी का? सर -3 i cap -10 j cap +30 k cap। एक मिनट, क्या कह रहे थे आप? -3 i कैप प्लस A क्रॉस B निकाला है आपने? हाँ हाँ, ये A क्रॉस B जो का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15 i कैप -10 j कैप -30 k कैप। यही आया है। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो। देखिए, आई कैप जे कैप, हाँ बहुत लोग बोल ही नहीं रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ साइड में देख लीजिए, 2 -6 -3 और 4 3 और -1। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम आई कैप वाले को कंसीडर करते हैं, तो इन दो टर्म को डिलीट कर देते हैं। तो इनको नहीं, इसको नहीं, इसे डिलीट करते हैं। इन दो टर्म को डिलीट कर देते हैं अगर आई कैप कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे आई कैप और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 6 और +9। प्लस क्यों? ये पहले से माइनस होगा, एक और माइनस होगा। ये तो क्लियर है ना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? फिर जे कैप वाले में नेगेटिव लगाते हैं, माइनस जे कैप, इसके लिए ये दो कॉलम डिलीट करते हैं, एक ये कॉलम और एक ये रो, ये डिलीट करते हैं जे कैप के लिए। सो इट विल कम सिंपली -2 और +12। और के कैप के लिए हम के कैप के लिए हम डिलीट करेंगे इस कॉलम को और इस रो को, और जो बच जाएगा वो होगा 6 और +3 2 जा 6 और +24। हाँ 6 और +24, ये प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई करके यहाँ आ जाएगा 15 i कैप
12 माइनस 10 जे कैप और प्लस 30 के कैप। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? किसी नहीं को भैया। कोई दिक्कत? ओके। और यहां से हम सिंपली क्या करेंगे, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इट विल बिकम एज 35 और हम डिवाइड कर देंगे 1/35 को डिवाइड कर देंगे 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 30 के कैप। I will provide you one practice assignment related to it. It is not compulsory. If you want, you can do it for your practice. Next thing हमारे आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। आप में से कोई जानता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में? यस स्केलर, भैया। हाँ भैया। वेरी गुड। ये हमें क्लास 12th के एनसीईआरटी है ना आपका बुक, तो उसमें एक्सरसाइज में नहीं मिलता है, एक्सरसाइज के पीछे मिलता है। जहां आंसर्स होता है ना उसके पीछे एक एडिशनल एक्सरसाइज दिया हुआ होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और एग्जाम में हर साल 12th का जो बोर्ड होता था पहले, तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता था। अब तो सीयूईटी हो गया है ना, तो एडमिशन तो सीयूईटी के बेसिस पे होता है, पहले बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे होता था हमारे टाइम। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसमें 3 वेक्टर दिया होता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। डिनोट करने का हमारे पास तरीका है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एक और तरीका है ब्रेसेस को यूज करके ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखिए ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी सी लिखा है तो आपको ए डॉट बी क्रॉस सी लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ आर्बिट्ररी एम एन ओ लिख दूं, एम वेक्टर एन वेक्टर ओ वेक्टर, तो आपको क्या करना होगा, एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्रॉस ओ वेक्टर करना होगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में समझ लीजिएगा कि इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी नहीं लिख सकते हैं, उसका एक डेफिनेट रूल होता है। अच्छा, आपके जो बीएससी में आता है वो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है। हम बचपन से जानते हैं ना, इसका फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही करते हैं ना। वेयर A वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और बी वेक्टर को B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और सी वेक्टर को C1 I कैप प्लस C2 J कैप और प्लस C3 K कैप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसा अगर हमें ये डिराइव करने के लिए आ जाता है 12th क्लास में, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में हमें मिल जाता है कि A1 A2 A3 पुट कीजिए, B1 B2 B3 पुट कीजिए और C1 C2 C3 पुट कीजिए और निकाल दीजिए कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। वहां पे बस इतना ही आता था, हमारे पास यहाँ डेरिवेशन आता है इसका, डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन करते कैसे हैं, इसका काफी इजी है। सबसे पहले हम तो लेट कर लेते हैं, ऐसा कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 I कैप, लेट कर लेते हैं इस चीज को। ऑनलाइन में काफी अच्छा है, कट कॉपी पेस्ट मार दीजिए, कंट्रोल। इसे हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले।
नेक्स्ट चीज है कि हम इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, हम लिखते हैं वी नो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट will be given as a vector dot b vector cross c vector। और यहां हम b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, i1 i कैप j कैप और k कैप, यहां होगा b1 b2 b3 और c1 c2 c3। और हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं a वेक्टर के साथ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्या, और हम जानते हैं a वेक्टर हमने ऊपर लेट किया हुआ है, क्या है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसके साथ i कैप j कैप k कैप b1 b2 b3 c1 c2 और c3। डॉट प्रोडक्ट हम पहले जैसा ही लेंगे, आई कैप वाले टर्म को आई कैप वाले के साथ गुना करेंगे, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ और के कैप वाले को के कैप के साथ। तो ये इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। किसी को कोई दिक्कत? नो। ठीक है, हमारे पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो काफी इजी आता है। वो कहते हैं कि क्वेश्चन एक दे देते हैं, जैसे कि ए वेक्टर कुछ दे दिए रेंडमली 2i कैप -3j कैप और +4 k कैप। सिमिलरली बी वेक्टर एक दे दिए हमें i कैप। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर किसी का नहीं आया तो वो मुझे बता देगा कभी ना कभी। बी वेक्टर को हम मान लेते हैं i कैप +2j कैप -k कैप, और सी वेक्टर को मान लेते हैं 3i कैप -j कैप +2 कैप। अच्छा, आप लोगों में से कोई क्लास में प्रोफेसर्स को परेशान करता है कि नहीं, डाउट पूछ के? हेलो, आप में से कोई प्रोफेसर्स को परेशान करता है? सर एक लक्ष्य है, वही पूछता है सर। जब मैं उस टाइम पे था ना फर्स्ट ईयर में, तब प्रोफेसर को पढ़ाने ही नहीं देता था, इतना क्वेश्चन पूछता था। प्रोफेसर कहते थे कि लास्ट में क्लास के बाद मिलते हैं आधे घंटे के लिए, तो पूरे क्लास में चुप बैठाते थे और क्लास के बाद मिलते थे। तो क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए आप लोगों को, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन गलत और सही नहीं होता, जो भी पूछना है सब पूछिए उनसे, इसीलिए बने ही है वो कि डाउट सॉल्व करे आप लोगों का। ए डॉट बी क्रॉस सी अगर हम ले लें तो हमारे पास वो जो फॉर्मूला था उसमें क्या है, a1 a2 a3 और b1 b2 b3। सिमिलरली सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 -3 4 1 2 -1 3 -1 और 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसे एंड इट विल बिकम एज -7। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये वैल्यू बताता क्या है, ये वैल्यू बताता है सिग्निफिकेंस का स्पेलिंग सी है, सिग्निफिकेंस है इसका कि ये जो वैल्यू आया है ना -7, इसका मैग्नीट्यूड ही का ही सिग्निफिकेंस होता है। वो होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड।
तो कभी कभी वॉल्यूम ना पूछ करके डायरेक्ट कहता है कि ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना लिख करके ऐसे 3 वेक्टर दे देता है और कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय दीस 3 वेक्टर्स। तो आपको वहां समझ आना है कि हमें क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, यस। अच्छा एक और चीज कभी कभी मिलता है, ये तो हो गया हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक। कुछ कुछ लोग क्या समझ लेते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C बराबर होगा A डॉट B क्रॉस C के, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। ये कभी बराबर नहीं होता है। ये तीनों, ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, पहला वाला स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। ये सिंपली हम B क्रॉस C के साथ A क्रॉस कर रहे हैं और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट। सो आप लोगों को कभी ऐसे नहीं सोचना है कि ये दोनों कभी भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा चलिए, बात अगर आ ही गई है तो हम फाइंड आउट ही कर लेते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू क्या होता है। देखिए डेरिवेशन काफी लेंदी है इसका, मतलब आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। आप 3 वेक्टर मान लें, ए वेक्टर, 3 वेक्टर को मैंने कॉपी किया था, हाँ ये 3 वेक्टर मान ले आप, और यहां से पहले आप B क्रॉस C निकाल लें, B क्रॉस C निकाल लें, जो ये आएगा आई कैप जे कैप और के कैप, B1 B2 और B3, C1 C2 और C3, और इसके बाद आप फिर इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू नहीं, एक और वैल्यू आता है ऐसे जो आता है B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस जे कैप, B1 C3 और माइनस B3 C1 और प्लस के कैप B1 C2 माइनस B2 C1, ऐसा कुछ निकाल लें B क्रॉस C, और फिर इस वैल्यू के साथ आप फिर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, किसका, ए वेक्टर का, A क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर ले लें। ठीक है, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर। अब देखिए इसे हम याद कैसे रखें कि ये जो है ना, ये फाइनल एक्सप्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह हम इसे यूज कर पाएंगे। तो इसे याद कैसे रखें, तो मैं जब उस टाइम पे पढ़ रहा था तो मैंने एक तरीका निकाला था इसको याद करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो अगर पहले बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले इसे 1, इसे 2, इसे 3 मान लेते हैं और 13-12 का रूल लगाते हैं। 13-12, अगर पहले बी क्रॉस सी लिखे हैं तो 13-12, अगर वही पहले ए क्रॉस बी निकाल लिए और फिर सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रूल लगाएंगे वो पहले 12-13। अब ये 12-13 और 13-12 क्या है, 13 का मतलब है कि ए और सी का डॉट लेना है, ए डॉट सी, और जो बच गया उसका उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर 12 का मतलब हुआ कि ए और बी का डॉट लेना है, ए डॉट बी ले लीजिए और जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, निगेटिव, पहले निगेटिव साइन लेकर के। सिमिलरली यहाँ पे हमें 12-13 का रूल लगाना है, मतलब इसे 1, इसे 2, इसे 3, और ए और बी का डॉट ले लीजिए,
और जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन, और 13 ए और सी का डॉट ले लीजिए, और जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है ये? यस सर। आई थिंक इससे हम एक और तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, और तो ध्यान रखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल नहीं है ए क्रॉस बी के और फिर सी के। ठीक है, सर दोनों माइनस हुए एक दूसरे के, जैसे दोनों को ऐड कर रहे हैं तो। हाँ कह सकते हैं कि वो उसका निगेटिव है, क्योंकि पता है यहाँ पे इसको पहले ले जाकर के हम कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं। आपको पता है ना एक चीज कि ए क्रॉस बी जो होता है वो निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ठीक है? हाँ हाँ, तो यही ये वाला कंडीशन वहां अप्लाई करेंगे और वो दोनों एक दूसरे के माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें वेक्टर अलजेब्रा इतना पढ़ना होता है। वेक्टर अलजेब्रा अब आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा वेक्टर कैलकुलस। 12 बज गया है, एक क्लास खत्म, एक क्लास का ही वो था। वेक्टर कैलकुलस में हमें बहुत सी क्लासेस लगेंगी, एक तो आज के क्लास और 2 और क्लास, और जरूरत पड़ा तो मैं एक और क्लास ले लूंगा, मतलब कि और 3 और 4 क्लास लगेंगे वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स ले लीजिए, जब आप आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इस सेमेस्टर में नहीं होगा शायद आपके, है इस सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है आपके सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में है? इस सेमेस्टर में नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, सेकंड आगे चल के होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ना बिना आप वेक्टर कैलकुलस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझ ही नहीं सकते, इसलिए वेक्टर कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेक्टर वेक्टर हमारे पास अलजेब्रा जो है ये तो फिर भी हम पहले से थोड़ा पढ़ के आते हैं कि हमें ए डॉट बी ए क्रॉस बी निकालना, ये सब पहले से आता है, लेकिन वेक्टर कैलकुलस काफी नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, सो इसे ध्यान से देखिएगा। भैया वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, हाँ मैंने बताया था ना अभी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस ये वॉल्यूम बताता है पैरेललोपाइप्ड। और पैरेललोपाइप्ड एक तरह का आप रेक्टेंगल समझ सकते हैं जो कि टिल्टेड है, इस तरीके का क्यूब समझ सकते हैं, ये टिल्टेड होगा। टिल्टेड का मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा रैंडम सा, मतलब ये एक भी लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, उसे पैरेललोपाइप्ड कहते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, तो देखिए ये जो है पहला लाइन, ये ए वेक्टर होता है, ये दूसरा लाइन, और ये तीसरा लाइन। ये येलो वाला ए वेक्टर है, इस साइड वाला बी वेक्टर है, और ऊपर वाला सी वेक्टर है। और ए डॉट बी क्रॉस से निकालते हैं तो हमें इस वॉल्यूम का पता चलता है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम कंटेन करके रखा जा सकता है। ठीक है, जिसने भी पूछा था उसे क्लियर है?
और वो दूसरे वाले का क्या है सिग्निफिकेंस? किसका? क्रॉस प्रोडक्ट वाले का। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस है कि हमारे पास कहाँ बताया था मैंने क्रॉस प्रोडक्ट? हाँ, यहाँ हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि प्लेन समझते हैं ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं जो कि इस प्लेन में है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें एक तीसरा वेक्टर चाहिए सी वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ये सी वेक्टर। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं वही ये सी वेक्टर निकालने का ट्राई करते हैं। ये जो सी वेक्टर है ना, जो बाकी दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है, वो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसे आप सी वेक्टर कह सकते हैं। सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? हाँ जी। ठीक, चलिए अब हम और किसी को कोई डाउट इसमें? सर ये जो हम जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालते हैं, तो ये किस काम हाँ। आएगा हमारे? हाँ, ये आगे काम आएगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में डिफाइन करेंगे ना। मैग्नेटिक अलग अलग क्वांटिटी होते हैं, जैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है, इस तरीके के क्वांटिटी जब डिफाइन करेंगे तो वहां इसका यूज आएगा। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कोई नहीं भी नहीं बोल रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वेक्टर कैलकुलस। देखिए, वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले हम सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है किसी कर्व का, ठीक है, और फिर वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें जो पहला क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं वेक्टर कैलकुलस में, वो आता है ग्रेडियंट डिफाइन करना। ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। पहले ये डिफाइन करते हैं, फिर ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्केलर का समझना थोड़ा आसान होता है। जैसे कि देखिए, हमारे पास पहले से ग्राफ जब होता था बचपन में, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वो कुछ ऐसा ही होता था, राइट। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। और अगर हमसे किसी ने कह दिया कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और आप इस पॉइंट जहां पे x इज इक्वल टू 4 है, वहां पे इसका स्लोप निकालिए। तो हम क्या करते थे? हम करते थे कि dy बाई डी एक्स कर देते थे, और ये क्या हो जाता था 2x, और x का वैल्यू पुट कर देते थे dy बाई डी एक्स at x is equals to 4, then it will be simply 2 into 4 is equals to 8। सो ये हमारा स्लोप हो जाता था। पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो ये स्लोप हो जाता था, ठीक है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के लिए? यस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसी स्केलर का निकालना, ठीक है, जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। और अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो हमें स्लोप देता है। अच्छा, 2D में क्या होता है? 2D में भी कुछ ऐसा ही होता है।
2D का ग्राफ देखा है आपने कभी? वो कुछ ऐसा होता है, प्लेन पढ़ा होगा ना आपने, जेड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो वहां पे हम स्लोप निकाल लेते हैं, वहां पे dz बाई dy निकाल सकते हैं या फिर dz बाई dx निकाल सकते हैं। जब dz बाई dy निकालेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, और जब dz बाई dx निकालेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ भी हम आसानी से निकाल लेते हैं स्लोप। लेकिन वही जब हमारे पास 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, 3D का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वहां अच्छा ये स्लोप का मतलब क्या कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? स्लोप का सिग्निफिकेंस कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? सर वो ये tan की वैल्यू होती है जो थीटा बनाता है एंगल, वो स्लोप बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। हाँ बिल्कुल, वो tan और कुछ वो तो सही है कि ये tan थीटा के बराबर होता है। टेंजेंट। और टेंजेंट, हाँ, और टेंजेंट क्या होता है? क्लास परपेंडिकुलर 11, टू कर्व। हाँ क्या कह रहे हैं? कर्व क्या के बताता है? परपेंडिकुलर तो हाँ कह सकते हैं कि कर्व के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, आप लोगों ने जब क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे होता है कि टेंजेंट के बारे में वहां पे डिस्कशन होता है एनसीईआरटी के बुक में कि टेंजेंट होता क्या है। सिंपल सा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। जैसे डीवाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं ना, तो हम किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं? वाई का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। इसका मतलब होता है डीवाई बाई डी एक्स का कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आया समझ? कुछ नहीं समझ आया होगा कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा वैल्यू है कुछ, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू है ना, +1, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ठीक है। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 4 है। तो रेट ऑफ चेंज निकालने का मतलब हुआ कि इसका रेट ऑफ चेंज निकालने का मतलब हुआ कि डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। और डेल्टा y क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है। अच्छा, स्लोप का एक अगर हम मोटा मोटी डेफिनेशन बता दें तो वो कुछ ऐसा होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को नाम स्लोप कहते थे। नहीं, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, नहीं पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन और स्लोप कोई अलग अलग चीज नहीं है। देखिए, डिफरेंशिएशन और स्लोप कोई अलग अलग चीज नहीं है। अगर हम dy बाई dx लिखना चाहते हैं ना, तो बस हमारा जो x है ना, जो x2 माइनस x1 यहाँ पे 1 यूनिट है, x2 माइनस x1 अगर हम निकालें तो क्या होगा? -2 माइनस -1, और ये होगा -2 + 1, और ये होगा -1, ठीक है। x2 माइनस x1 क्या हुआ? -1। अगर ये x2 माइनस x1 को हम बहुत छोटा कर दें, ये x2 माइनस x1 जो कि डेल्टा x होता है, इसका वैल्यू हम एकदम छोटा कर दें, 0.0000000000, बहुत सारा जीरो लगा के 1 लिखते हैं, तो यही डिफरेंशिएशन में बदल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x का वैल्यू हम काफी छोटा रखें।
किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताएं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है समझ लेना कि डिफरेंशिएशन और स्लोप दो अलग अलग चीज नहीं है। डिफरेंशिएशन और स्लोप निकालना दो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो बताइए। किसी को कुछ नहीं समझ आया? हेलो, am I audible? हेलो, डेल एक्स अप्रोच टू 0 है तो ये वैल्यू बड़ी नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो उसके हिसाब से y का भी वैल्यू हम लोग कम रखते हैं। ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। इसीलिए तो अगर हम मैथमेटिकली निकालना चाहें तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। मैथमेटिकली अगर एनीथिंग बाई एक्स अगर हम 2/0 कर दें, 2/0 कर दें तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx का मतलब हुआ, तो हम dy बाई dx इसीलिए तो डिफाइन करते हैं क्योंकि हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 जब करते हैं और डेल्टा x इन्फिनिट टेंड्स टू 0 करते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो हम उसको कैलकुलेशन से तो नहीं बता सकते हैं, तो अब हमने एक नया चीज डिफाइन किया जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उसका एक नया फॉर्मूला डिफाइन किया कि dy बाई dx जो होता है वो x का पावर n और ये होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये हमने बाद में डिफाइन किया, जब हम मैथमेटिकली नहीं कर पा रहे थे तो हमने फंक्शन को ही चेंज करने को सोच लिया और जिसका नाम हमने रख दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे तो मैंने ये सब क्यों बताया, मेरा मोटिव ये सब बताने का सिंपल सा यही है कि हम एक नेक्स्ट चीज समझ पाए जो कि जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? देखिए निकालना तो बहुत आसान है लेकिन उसे समझ पाना काफी इंपॉर्टेंट है। पहले निकालने का कोई सिखा देता हूँ कि थोड़ा समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है हमें फाइव इज किसी स्केलर फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस yz माइनस 3y स्क्वायर, और हमसे कह दिया कि इसका ग्रेडियंट निकालिए। ग्रेडियंट निकालने का मतलब कि इसका हमें डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, इसका हमें डायरेक्शन निकालना है इसके परपेंडिकुलर। ये किस चीज का इक्वेशन है? एक फील्ड का इक्वेशन है, एक अब्स्ट्रैक्ट सा स्केलर फील्ड का इक्वेशन है। ये फील्ड अगर मैंने मान लिया तो इसका वो इक्वेशन था, उसी इक्वेशन से ये फील्ड को डिफाइन कर पाते हैं। और ग्रेडियंट मतलब कि इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है। यस। और इसे निकालते कैसे हैं?
इसे निकालने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं नेबुला, या फिर डेल भी कभी कभी कह देते हैं, डेल फाई। अच्छा, डेल क्या होता है? डेल होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो डेल क्रॉस डेल फाई अगर हमें निकालना है, ये क्रॉस कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ इसे कहते हैं डेल फाई। तो ये कैसे निकालते हैं? पहले तो ये लिख लेते हैं डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और ये 2x प्लस वाई जेड माइनस 3y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फंक्शन है इसे बारी बारी से इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे आई कैप को बाहर रख के डेल बाई डेल एक्स और 2x प्लस वाई जेड माइनस 3y स्क्वायर प्लस जे कैप को बाहर रख के डेल बाई वाई 2x प्लस वाई जेड माइनस 3y स्क्वायर प्लस के कैप को बाहर रख के डेल बाई डेल जेड 2x प्लस वाई जेड माइनस 3y स्क्वायर। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट से। जब x के रेस्पेक्ट से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जिस टर्म में x नहीं है उसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे यहाँ ये कांस्टेंट हो गया, y से करेंगे तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि इसमें y है और इसमें भी y है। z से करेंगे तो इसमें z है, इसमें z नहीं है, इसे कांस्टेंट मानेंगे और इसे कांस्टेंट मानेंगे। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। पता है आप लोगों को? yes. तो ये आई कैप हो गया, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x निकालने पे सिर्फ 2 बच जाएगा। यहाँ होता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये पार्शियल डेरिवेटिव इस टर्म को इसे हम नाम देते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन निकालने पे सिर्फ 2 होता है ना, तो हम सिर्फ यहाँ 2 लिख देंगे, बाकी कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का 0 हो गया, तो 0 मैंने कंसीडर नहीं किया। सिमिलरली y वाले टर्म के लिए हम इसको कांस्टेंट माने हैं तो वो 0 होके गायब हो गया। और yz का क्या होगा? dy ऑफ yz, z कांस्टेंट है, इससे बाहर कर दिया मैंने, तो d बाई डी वाई ऑफ y एंड दैट विल बी 1। सो ये हो जाएगा सिमिलरली z, और फिर 3y माइनस 3y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 6y प्लस के कैप। इसके लिए 0 हो जाएगा क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट माना है। इसके लिए सिर्फ y रह जाएगा क्योंकि डी बाई डी जेड ऑफ वाई जेड, y को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देंगे, और डी वाई डी जेड ऑफ जेड, और ये हो जाएगा y इंटू 1 इक्वल्स टू y। ठीक है, और ये कांस्टेंट नहीं है ना इस जेड वाले टर्म के लिए, तो ये भी कांस्टेंट होगा तो वो 0। तो हमारे पास 2i कैप प्लस जेड माइनस 6y जे कैप प्लस y के कैप, ये हमारा इस फील्ड का ग्रेडियंट हो गया। अब बताइए आप लोगों को इस ग्रेडियंट में किस किस पॉइंट पे दिक्कत है? जो परपेंडिकुलर है, हाँ, ये ग्रेडियंट का मतलब वही है क्या? क्या? जैसे कि
हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं वर्क को। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं ना, वो यही है। और ग्रेडियंट जो होता है ना, इसका काफी ज्यादा यूज हम लोग मैकेनिक्स में भी करते हैं। इसका काफी ज्यादा यूज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में भी करते हैं। तो ग्रेडियंट अभी समझ के आगे चलना काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आया तो वो पूछ ले कि ग्रेडियंट यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड। फाइव इज इक्वल्स टू 3x² y माइनस y³ z², और हमसे कह दिया कि इसका ग्रेडियंट निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो ग्रेडियंट का वो फॉर्मूला रख लेंगे, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप और प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और ये हो जाएगा 3x² y माइनस y³z²। फिर अलग अलग सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे बारी बारी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई कैप को मैंने बाहर निकाला, डेल बाई डेल एक्स 3x² y माइनस y³z² प्लस जे कैप, डेल बाई डेल वाई को मैं बाहर कर दूंगा, और ये होगा 3x² y माइनस y³z², और के कैप को बाहर कर दूंगा, डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा 3x² y माइनस y³z²। सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जिस जिस टर्म में x नहीं है उसे कांस्टेंट मान लेंगे पहले के लिए। तो इसमें देखिए x नहीं है, और दूसरे वाले में दोनों में y है, इसमें भी y है इसमें भी y है, तो कांस्टेंट किसी को नहीं मानेंगे। तीसरे में z किसमें नहीं है, इसमें z नहीं है, तो इसे कांस्टेंट मान लेंगे। और फिर अलग से आप चाहें तो साइड में कहीं डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, dy dx ऑफ 3x² y, और ये दूसरा वाला कांस्टेंट था तो उसका 0 हो जाएगा, तो उसका मैं नहीं निकाल रहा हूँ। y को हमने कांस्टेंट मानेंगे तो बाहर चला जाएगा, तो dy dx ऑफ 3x², और ये हो जाएगा y इंटू 6x, तो ये यहाँ ये हो जाएगा 6xy आई कैप। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले टर्म में दोनों में y था तो हमने किसी को कांस्टेंट नहीं माना, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy 3x² y माइनस 3x² y माइनस y³z², और यहाँ देखिए फिर डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लेते हैं, dy 3x² y माइनस dy y³z²। जब एक y से करेंगे तो x और 3 कांस्टेंट रहेगा, तो 3x² को मैंने बाहर निकाल दिया, dy ऑफ y, और यहाँ z² कांस्टेंट होगा तो माइनस z² को मैंने बाहर निकाल दिया, dy ऑफ y³, और यहाँ पे 3x² इंटू 1 माइनस z² और dy ऑफ y³ क्या होगा, 3y², और ये होगा 3x² माइनस 3y² z², मतलब कि इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन ये होगा, तो इसे यहाँ पुट कर देंगे, 3x² माइनस 3y² z² और
जे कैप। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं के कैप के लिए। हमारे पास ये है, ये इसमें जेड है ही नहीं तो इसे कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमें सिर्फ डी बाई डी जेड ऑफ वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ वाई क्यूब कांस्टेंट मानेंगे, डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर निकालेंगे। और ये वाई क्यूब और जेड स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, 2z लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2z वाई क्यूब। और यहाँ एक निगेटिव साइन है इसलिए यहाँ मैं निगेटिव लगा दूंगा। पहले वाले के लिए 0 हो गया तो गायब हो गया, -2z वाई क्यूब, ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, नहीं सर। किसी को कुछ समझ आया है या फिर नहीं आया, बताइए ना। ग्रेडियंट मुश्किल लग रहा है? हेलो, सर वैसे ग्रेडियंट का वो उस अर्थ क्या हुआ सर, मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि हमने वर्क डन को बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी का, या मतलब हम ग्रेडियंट बोल देते हैं, तो ग्रेडियंट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता पोटेंशियल है? एनर्जी ग्रेडियंट होता है, फोर्स ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ तो सर। ग्रेडियंट देखिए, अगर आप डेफिनेशन मतलब समझना चाहेंगे सच में कि ग्रेडियंट क्या होता है, तो जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ना कि हम टेंजेंट निकालना, और हमने एक सेट ऑफ रूल डिफाइन किया डिफरेंशिएशन के लिए, और डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब कि टेंजेंट, ठीक है। तो टू डायमेंशन में अगर हम टेंजेंट, अगर हमें वन डायमेंशन टू डायमेंशन में टेंजेंट निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हमें थ्री डायमेंशन में टेंजेंट निकालने के लिए बोल दे, जैसे कि ये एक थ्री डायमेंशन चीज है ना, तो इसका टेंजेंट निकालने के लिए, फील्ड का टेंजेंट निकालने के लिए बोल दे कि वो फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन था डिफरेंशिएशन का मतलब, लेकिन ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, कि हमारा फील्ड जो है वो कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? और अच्छा, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ग्रेडियंट का डायरेक्शन पूछ दे तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ओके। चलिए, तो एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद आप लोग फिर बताइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक मैंने दिया आपको कि एक फील्ड मैंने दिया, फाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। और मैंने पूछ दिया कि बताइए इसका ग्रेडियंट क्या होगा। डेल फाई निकालेंगे, ग्रेडियंट का जो हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला है वो रखेंगे, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। क्लियर? और हमारे पास ये फंक्शन है जिस फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, इस फंक्शन को बारी बारी से सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस जे कैप डेल वाई ऑफ 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस के कैप डेल
बाई डेल जेड ऑफ 2y² माइनस xyz। देखिए इसके लिए पहले वाले टर्म के लिए इसमें कोई x का टर्म नहीं है तो इसे हम कांस्टेंट मानेंगे। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, dy dx ऑफ 2y² माइनस xyz, और फिर डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लेते हैं, dy dx ऑफ 2y² माइनस dy dx ऑफ xyz। अच्छा इसमें x का तो टर्म है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि y को कांस्टेंट मानते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में। इसमें x का टर्म है, yz को बाहर निकालेंगे कांस्टेंट मान के और dy dx ऑफ x लिखेंगे और ये 1 हो जाएगा, तो माइनस yz हो जाएगा, 0 माइनस yz, जिसको सिर्फ माइनस yz लिखेंगे। तो यहाँ माइनस yz आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले में क्या होगा, y², दोनों में y का टर्म है तो डिफरेंशिएशन इसका डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 4y माइनस xz हो जाएगा, और k कैप वाले के साथ z का टर्म इसमें नहीं है और इसमें है तो सिर्फ माइनस xy हो जाएगा। और ये इसे रीअरेंज करके लिखे माइनस yz आई कैप प्लस 4y माइनस xz j कैप माइनस xy k कैप। आया कुछ समझ? हाँ आ गया। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फाई इज इक्वल्स टू x² y z²। इससे सॉल्व करके दिखाइए, सिर्फ एक टर्म का क्वेश्चन है। टू एक्स वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप 2xyz² आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप x² z² j कैप प्लस प्लस 2z एक्स स्क्वायर वाई के कैप 2z x² वाई y के k। कैप। या वेरी गुड, क्या नाम है आपका? अनूप। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, अच्छा अब हमें हो सकता है कि ग्रेडियंट निकालनी है तो उसने बोला कि एक पॉइंट पे निकाल के बताइए, कि वो पॉइंट दे दिया 1 2 और -3, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जब ग्रेडियंट निकल जाएगा तो x के जगह y 1 पुट कर देंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे और z की जगह -3 पुट कर देंगे। ठीक है, यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ग्रेडियंट में एक और लास्ट चीज जो है वो ये है कि ग्रेडियंट जैसे हम नहीं वहां सीखे थे कि a क्रॉस b जो सीखे थे, तो हम हमसे पूछ दे रहा था कि एक यूनिट वेक्टर बताइए जो कि a के भी परपेंडिकुलर हो और b के भी परपेंडिकुलर हो, तो हम a क्रॉस b निकाल के और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। नहीं, तो यहाँ भी ऐसे पूछ देता है कि एक यूनिट वेक्टर बताइए जो कि किसी सरफेस विच, अच्छा से लिख लेते हैं, which is perpendicular to a surface phi। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो फाई का डेल फाई निकालेंगे, फिर जिस पॉइंट पे हमसे पूछा है उस पॉइंट का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे,
जो कि x1 y1 z1 कुछ भी हो, और फिर हमारे पास एक वेक्टर बन के आ जाएगा। और तीसरा काम करेंगे कि वो जो वेक्टर बन के आएगा उस वेक्टर को के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और चौथा काम कि डिवाइड कर देंगे, डेल क्रॉस फाई जो आया है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये चार काम हम करेंगे एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो किसी सरफेस से, वो निकालने के लिए। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to a scalar field x minus y plus z at -1, 1 and 2। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डेल फाई क्या होगा, कोई भी निकाल करके बता दे। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेरी गुड। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट खास गौर करने वाली बात, इसमें तो एक्स वाई जेड का टर्म है ही नहीं, तो हर पॉइंट पे यही वैल्यू होगा नहीं। तो एक अगर मान लीजिए ऐसा कुछ रहता कि एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप ऐसा कुछ रहता, तब ना हम एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करते हैं, और इसमें तो है ही नहीं, तो मतलब हर पॉइंट पे वही रहेगा। तो डेल फाई एट -1, 1, 2 भी यही रहेगा। क्या रहेगा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ही रहेगा। और अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जिसे हम एन कैप से डिनोट करते हैं, तो वो निकालने के लिए हम आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या होगा मैग्नीट्यूड? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, और ये हो जाएगा √3। क्लियर? तो ऐसी करना भैया है कुछ। एक डाउट था, हाँ, क्लियर। जैसे कि हम अनकैप निकालते हैं वहां पे हम जो डेल फाई से डिवाइड करते हैं ना, हाँ हाँ, वो डेल फाई वैल्यू पुट करने के बाद आया होता है वो होता है, या वैल्यू पुट करने के पहले आया हुआ होता है वो होता है? वैल्यू करने के बाद, जैसे कि इस अच्छा, क्वेश्चन में वैल्यू तो हमें पुट। वैल्यू करना ही नहीं पड़ा ना, क्योंकि वो तो सेम था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद होगा, ठीक है। सर वैसे इसमें हमने डेल फाई से ही निकाला है हमने। जैसे मेरा ऐसे आया है -y प्लस जी आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। एक मिनट में ही निकाल देता हूँ। डेल फाई डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और ये एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आई कैप डेल बाई डेल एक्स माइनस वाई प्लस जेड और प्लस जे डेल बाई डेल वाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड और प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स माइनस वाई और प्लस जेड। और ये सिर्फ x वाला तो 1 बचेगा यहाँ, y वाले में ये सिर्फ यहाँ ठीक है। 1 बचेगा, y वाले में -1 बचेगा प्लस जे कैप -1 और प्लस के कैप, और z वाले में सिर्फ +1 बचेगा। तो फाइनल आंसर विल बी आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। इज इट क्लियर? यस। ओके, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि वैल्यू
पुट करने के बाद की वैल्यू पुट करने के पहले। तो लाइए मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं इस बार। इस बार मैं इसको चेंज करके क्या कर देता हूं, ये कर देता हूं 2x प्लस yz, ठीक है, और माइनस 3y²। और जो पॉइंट है, या फिर थोड़ा आसान कर देता हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये कर देता हूँ 3x² माइनस y³ z², और जो पॉइंट है वो कर देता हूँ 1 -2 और -1। सो निकालिए इसे, पहले तो डेल फाई निकालिए और बताइए मुझे क्या आया। कोई निकाल रहा है? हाँ भैया 6xy plus 3x² minus 3y² z² minus 2y³ z। 6xy प्लस 3x² माइनस 3y² z² और प्लस माइनस 2y³ z², यही है। हाँ भैया। अब हाँ। हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, फिर क्या आएगा? वन -2 और -1 पुट कर देंगे तो ये आएगा -12i², ओके, और इट शुड बी -9 j² और -16k²। बताइए किसी को कोई दिक्कत तो? ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जो ये आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो क्या आएगा? -12 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर और प्लस -16 का स्क्वायर। अब ये कुछ रैंडम वैल्यू आए, जो भी आए, और फिर डिवाइड कर देंगे। किसको? इसको डिवाइड करेंगे, इसे भैया डिवाइड करना है। हाँ, वहाँ कोई जो कुछ -16 वहाँ प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -16 की जगह +16 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ +16 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, लीजिए मैंने +16 कर दिया। हाँ, वो +16 आना चाहिए क्योंकि वहाँ क्यूब है ना, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा और हम डिवाइड कर देंगे इसे। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये तो सिंपल हमने निकाला। ये डेल फाई को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें ग्रेडियंट समझने में? नहीं भैया। और किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, इस ग्रेडियंट को काफी नामों से जाना जाता है। कभी कभी यही ग्रेडियंट आपसे पूछने के लिए कह देगा कि फाइंड द मैक्सिमम चेंज इन द फील्ड एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे देगा, x1 y1 z1,
या फिर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कहेगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज भी कहेगा, फील्ड नहीं वहां स्केलर फील्ड कहेगा ना, क्योंकि हमारा फील्ड स्केलर है। तो जहां भी आप देख लें कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है स्केलर फील्ड में, तो आप समझ जाइएगा बिना कहे कि ग्रेडियंट निकालना है। आपको जो पॉइंट दे फटाफट उस पॉइंट ग्रेडियंट निकालना है, उस पॉइंट को पुट करना है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो आप यूनिट कैप निकाल लीजिएगा। अगर आपसे सिर्फ कह रहा है क्या कि आप ग्रेडियंट निकालिए, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालिए, तो सिर्फ डेल फाई निकाल के छोड़ देंगे। अगर आपसे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालिए, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, तब क्या करेंगे, तब एन कैप निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। यस। सो किसी को कुछ डाउट है किसी भी बच्चे को ग्रेडियंट निकालने में, तो वो पूछ ले, क्योंकि आज हम सिर्फ ग्रेडियंट तक ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करेंगे।